Welcome to this exclusive audiobook of Building Materials. This is part 1. नमस्कार, आज हम बात करें सीमेंट की। ये कैसे बनता है और सबसे ज़रूरी इसकी क्वालिटी कैसे जांची जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी डिटेल्ड है, जैसे किसी एक्सपर्ट ब्रीफिंग के नोट्स हों। तो हमारा इरादा है कि सीमेंट बनाने और उसे टेस्ट करने के जो मुख्य तरीके हैं उन्हें समझें। सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे और क्यों, वो भी कुछ खास नंबर्स और प्रोसेस पर फोकस करते हुए। देखिए, सीमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल है ना, इंसान का बनाया पत्थर। तो सवाल है, बनता कैसे? मोटे तौर पर 3 काम होते हैं: मिक्सिंग, फिर बर्निंग और आखिर में ग्राइंडिंग। चलिए इसी को खोलते हैं। तो 2 मेन प्रोसेस हैं, एक ड्राई, एक वेट। पहले ड्राई वाली देखते हैं, ये आजकल ज्यादा चलती है। हाँ बिल्कुल, ड्राई प्रोसेस में सबसे पहले आता है कच्चा माल। इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं, एक कैल्शियम वाला पत्थर जैसे लाइमस्टोन और दूसरा होता है क्ले या शेल जैसा मटेरियल जिसमें एल्यूमिना, सिलिका हो। इन्हें आर्जिलेशियस कहते हैं। ये खान से आते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में। तो पहला काम है इन्हें तैयार करना। क्रशिंग होती है, फिर ग्राइंडिंग, मतलब इन्हें पीस कर बारीक पाउडर बनाया जाता है ट्यूब मिल या बॉल मिल में। फिर ये पाउडर स्टोरेज में जाता है। हाँ। अब आते हैं मेन ऑपरेशंस पर। पहला है मिक्सिंग। इन पाउडर्स को बहुत बिल्कुल सही अनुपात में मिलाना पड़ता है, क्योंकि इसी रेशियो पर सीमेंट की फाइनल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अच्छा, मिक्सिंग के बाद सीधा जला देते हैं या कुछ और होता है, प्री हीटिंग जैसा कुछ? हाँ सही कहा। मिक्सिंग के बाद दूसरा स्टेप है प्री हीटिंग। इस मिक्सचर को करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये गर्मी अक्सर आगे जो बर्निंग प्रोसेस है ना, उसकी फालतू निकलने वाली गर्म गैसों से ही ले लेते हैं। अरे वाह, मतलब एनर्जी बचाते हैं। बिल्कुल, हीट रिसाइकलिंग है ये। इससे फ्यूल बचता है। लेकिन ये प्री हीटिंग करते क्यों हैं? सीधे किल्न में क्यों नहीं डाल देते? देखिए, प्री हीटिंग से 2 फायदे हैं। एक तो कच्चे माल में अगर थोड़ी नमी बची हो वो निकल जाती है। दूसरा, कुछ शुरुआती केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो जब ये माल असली भट्टी यानी रोटरी किल्न में जाता है ना। रोटरी किल्न, हाँ, वो घूमने वाली बड़ी सी भट्टी। हाँ वही, तो किल्न में बर्निंग ज्यादा एफिशिएंट होती है और फ्यूल कम लगता है। अब तीसरा और सबसे जरूरी ऑपरेशन है बर्निंग। किल्न के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सोचिए 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, कभी-कभी 100 डिग्री ऊपर नीचे भी हो सकता है। बाप रे। और फ्यूल, कोयला वगैरह? हाँ, फ्यूल के लिए कोयला, तेल या नेचुरल गैस यूज होती है। इतनी गर्मी में कच्चा माल फ्यूज होकर पिघलकर जुड़ता है और छोटे-छोटे पत्थर जैसे दाने बनाता है। इनको क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर, यही मेन चीज है। बिल्कुल, यही सीमेंट का बेस है। इसी में वो खास केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, बोग कंपाउंड्स कहते हैं उन्हें, जो पानी डालने पर सीमेंट को स्ट्रेंथ देते हैं। अच्छा, सोर्स में एल्यूमिना का भी जिक्र था, उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, एल्यूमिना जरूरी है। ये क्लिंकर बनने के लिए जो तापमान चाहिए ना, उसे थोड़ा कम करने में मदद करता है। अगर एल्यूमिना ना हो तो शायद और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, फ्यूल और खर्च होगा। समझ गया। और जैसा मैंने कहा, क्लिन से जो गर्म गैसें निकलती हैं उन्हें वापस प्री हीटिंग में यूज कर लेते हैं। एनर्जी बचाने का एक और तरीका। क्लिंकर बन गए। अब चौथा ऑपरेशन है ग्राइंडिंग। इन गर्म क्लिंकर्स को ठंडा करके फिर से पीसा जाता है, इस बार बहुत बारीक। पार्टिकल साइज लगभग 90 माइक्रोन या उससे भी कम। 90 माइक्रोन, काफी बारीक। हाँ, और आखिर में 5वां ऑपरेशन है स्टोरेज। ये जो बारीक पिसा हुआ पाउडर है, यही फाइनल सीमेंट है। इसे बड़े बड़े साइलोज में स्टोर करते हैं। वो ऊंची टंकी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना। हाँ हाँ, देखें। ताकि ट्रक नीचे लग सके। बिल्कुल। तो ये है पूरी ड्राई प्रोसेस की कहानी। बढ़िया, ये तो हुई ड्राई प्रोसेस। लेकिन वो जो पुरानी वेट प्रोसेस थी, वो कैसे अलग थी? उसमें पानी कहाँ आता था? हाँ, वेट प्रोसेस जैसा नाम से ही लग रहा है, उसमें पानी का रोल था। शुरुआत वही कच्चे माल से, कैल्सेरियस और आर्जिलेशियस। लेकिन फर्क ये था कि क्ले जैसे मटेरियल को पीसने के बाद उसमें पानी मिलाते थे। एक गाढ़ा घोल, स्लरी बनाते थे। अच्छा, स्लरी। हाँ, तो यहाँ पहला ऑपरेशन मिक्सिंग नहीं, ब्लेंडिंग कहलाता था, क्योंकि सूखे पाउडर्स नहीं, गीली स्लरी को मिला रहे होते थे। और जो पारंपरिक वेट प्रोसेस थी, उसमें प्री हीटिंग स्टेज नहीं होती थी। मतलब स्लरी सीधे क्लिन में? हाँ, स्लरी को सीधे रोटरी क्लिन में भेज देते थे बर्निंग के लिए। टेम्परेचर रेंज वही रहती थी, लगभग 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस।
फिर बर्निंग से क्लिंकर बनते थे, उन्हें ग्राइंड करते थे और स्टोर करते थे। तो बेसिक प्रिंसिपल सेम थे, बस शुरू में पानी का यूज और प्री हीटिंग का ना होना, ये बड़े फर्क थे। तो क्या सीमेंट की क्वालिटी में कोई फर्क आता था दोनों से? वेट वाली पुरानी है, पर क्या कोई फायदा था उसका? देखिए, माना जाता है कि वेट प्रोसेस से जो सीमेंट बनता था वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता था। यूनिफॉर्म मतलब हर बैच एक जैसा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि स्लरी को ब्लेंड करना आसान है तो कॉम्पोजिशन ज्यादा कंसिस्टेंट रहता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बेहतर क्वालिटी नहीं कह रही, सिर्फ यूनिफॉर्म। इसका बड़ा नुकसान था फ्यूल। बहुत ज्यादा फ्यूल लगता था। सोचिए, स्लरी में इतना सारा पानी है, उसे क्लिन में सुखाने में, भाप बनाने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती होगी, खासकर बिना प्री हीटिंग के। हाँ, बात तो सही है। इसलिए आजकल ड्राई प्रोसेस ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, फ्यूल बचाता है। और जिप्सम वो कब डालते हैं? सुना है बहुत जरूरी है ये। हाँ, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिलाते हैं ग्राइंडिंग स्टेज पर। अच्छा, क्लिंकर पीसते वक्त? बिल्कुल। जब क्लिंकर को ठंडा करके बारीक पीस रहे होते हैं, उसी टाइम लगभग 2 से 5% जिप्सम भी उसमें डाल देते हैं, दोनों प्रोसेस में, ड्राई हो या वेट। इसका मेन काम है सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाना, मतलब पानी मिलाने के बाद वो कितनी जल्दी जमना शुरू करता है, उसे कंट्रोल करना। अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट पानी मिलते ही फौरन जमने लगेगा, उसे फ्लैश सेट कहते हैं। तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा? हाँ, कंक्रीट मिक्स करने, ले जाने, डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जिप्सम इस रिएक्शन को धीमा कर देता है। और एक बात, ग्राइंडिंग में थोड़ी गर्मी पैदा होती है, उससे जिप्सम का कुछ क्रिस्टल वाटर निकल सकता है। ये कभी-कभी फॉल्स सेटिंग की वजह बनता है, जो असली सेटिंग नहीं है। अच्छा, तो सीमेंट बन गया। अब ये पक्का कैसे करें कि जो सीमेंट हमें मिल रहा है वो सही क्वालिटी का है? यहीं पर टेस्टिंग आती होगी, है ना? बिल्कुल। टेस्टिंग का मकसद यही है कि जो प्रॉपर्टीज कंपनी क्लेम कर रही है वो सीमेंट में है या नहीं। क्वालिटी चेक है ये। मोटे तौर पर 2 तरह के टेस्ट हैं, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट मतलब जो साइट पे ही हो जाए, और लैब टेस्ट मतलब लैब में। क्या फर्क है दोनों में? हाँ, फील्ड टेस्ट के लिए या तो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए या बहुत सिंपल चाहिए। ये ज्यादातर देखने, छूने, महसूस करने पर आधारित होते हैं, जैसे सीमेंट का रंग एक जैसा ग्रे है या नहीं। कौन सा ग्रे? ये तो एक्सपीरियंस ही पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल। छूने में स्मूथ है या दानेदार लग रहा है। दानेदार मतलब शायद नमी लग गई है, प्री हाइड्रेशन हो गया है। उसमें गांठें तो नहीं है, एयर सेट लंप्स। ये थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, और क्या क्या देख सकते हैं फील्ड में? और भी हैं, जैसे थोड़ा सीमेंट पानी में डाले तो उसे फटाफट डूब जाना चाहिए। अगर तैर रहा है तो मिलावट हो सकती है या क्वालिटी खराब है। सीमेंट के बैग में हाथ डाले तो वो ठंडा लगना चाहिए। ठंडा? गरम क्यों नहीं? अगर गर्म लग रहा है मतलब शायद अंदर हाइड्रेशन रिएक्शन शुरू हो गया है, वो अच्छा नहीं। पानी मिलाकर पेस्ट बनाए तो वो चिपचिपा लगना चाहिए, ये उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। साउंडनेस और स्ट्रेंथ का भी कुछ जुगाड़ है फील्ड में? हाँ, रफ आइडिया के लिए है। साउंडनेस के लिए एक पैड टेस्ट करते हैं। सीमेंट का पेस्ट बनाकर कांच की प्लेट पर रखते हैं, 24 घंटे पानी में रखते हैं, बाद में देखते हैं क्रैक तो नहीं आए। क्रैक मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अनसाउंड हो सकता है। और स्ट्रेंथ के लिए एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं, मान लीजिए 25 x 25 x 200 mm का। उसे 7 दिन पानी में क्योर करते हैं। फिर 2 सपोर्ट पर रखकर 150 mm दूरी पर बीच में वजन डालते हैं, करीब 340 न्यूटन, यानी लगभग 3.5 किलो। 1 इंच जितना वजन? हाँ, करीब उतना। अगर वो बिना टूटे सह ले तो मानते हैं कि स्ट्रेंथ ठीक है, पर ये सब अंदाजे हैं। पक्के नतीजों के लिए लैब टेस्ट ही चाहिए। सही है। तो अब आते हैं लैब टेस्ट पर, ये ज्यादा भरोसेमंद होंगे। सबसे पहला और बेसिक टेस्ट कौन सा है? लैब में कई टेस्ट होते हैं, पर शुरुआत अक्सर फाइननेस टेस्ट से करते हैं। मतलब सीमेंट कितना बारीक पिसा है, ये बहुत बहुत जरूरी पैरामीटर है। क्यों? इतना जरूरी क्यों है कि कितना बारीक है? देखिए, कण जितने बारीक होंगे उनका टोटल सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, हाँ, छोटे कांड मतलब ज्यादा सतह। बिल्कुल, और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब पानी के कांटेक्ट में आने वाली सतह ज्यादा। इससे पानी के साथ जो केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रेशन, वो तेजी से होगी। हाइड्रेशन तेज तो सेटिंग तेज, स्ट्रेंथ जल्दी आएगी। और हाइड्रेशन में जो गर्मी निकलती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो भी ज्यादा निकलेगी। तो फाइननेस लगभग हर दूसरी प्रॉपर्टी पर असर डालती है। याद है फील्ड टेस्ट में स्मूथ फील की बात की थी? हाँ हाँ। वो इसी फाइननेस का नतीजा है। जितना बारीक उतना स्मूथ। तो लैब में कैसे नापते हैं इसको? कोई स्टैंडर्ड तरीका होगा?
हाँ, दो मेन तरीके हैं IS 4031 में दिए गए हैं। पहला है सीव टेस्ट IS 4031 पार्ट 1। इसमें 10 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसे 90 माइक्रोन की जाली से छानते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वजन के हिसाब से 10% से ज्यादा सीमेंट इस जाली पर रुकना नहीं चाहिए। अगर 15-20% रुक रहा है मतलब पिसाई ठीक नहीं हुई, कण मोटे रह गए। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट IS 4031 पार्ट 2। इसके लिए ब्लेंज एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस आता है। इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। इसमें सीमेंट पाउडर की एक फिक्स्ड बेड बनाते हैं और उसमें से हवा पास करते हैं। हवा को उस बेड से निकलने में जितनी रुकावट आती है वो पार्टिकल्स के स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। कण जितने महीन, सरफेस एरिया उतना ज्यादा, और हवा को निकलने में उतनी दिक्कत होगी, उतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वैल्यू मिलती है। यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। OPC के लिए ये वैल्यू कम से कम 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम होनी चाहिए। 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए ये और ज्यादा होती है, जैसे 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो ये टेस्ट ज्यादा डिटेल्ड जानकारी देता है फाइननेस के बारे में। वैसे एक और तरीका है वैगनर टर्बिडिटी मीटर, वो भी सरफेस एरिया नापता है। लेकिन आपने कहा था ज्यादा फाइननेस हमेशा अच्छी नहीं होती, गर्मी वाली बात। हाँ बिल्कुल, ज्यादा फाइननेस से स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है, पर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होती है। अगर कहीं बहुत ज्यादा कंक्रीट डालना है, जैसे किसी डैम में, तो ये एक्स्ट्रा गर्मी क्रैक पैदा कर सकती है। इसलिए वहां कम हीट वाला थोड़ा मोटा सीमेंट यूज करते हैं। तो फाइननेस जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, फाइननेस हो गया, अगला क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। फील्ड टेस्ट में वो पानी में डूबने वाली बात थी। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट IS 4031 पार्ट 11। ये सीमेंट के सॉलिड पार्टिकल्स की डेंसिटी बताता है पानी की डेंसिटी के रिलेटिव। इसे लैब में कैसे करते हैं? पिक्नोमीटर से, जैसे मिट्टी के लिए करते हैं? नहीं, सीमेंट के लिए पिक्नोमीटर यूज करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि पाउडर बहुत बारीक होता है ना, तो उसके बीच फंसी हवा निकालना मुश्किल होता है। वॉल्यूम सही नहीं नपेगा। तो फिर? इसके लिए एक स्पेशल फ्लास्क आता है, ली चैटेलियर फ्लास्क। इसमें पहले एक लिक्विड भरते हैं जो सीमेंट से रिएक्ट न करे, जैसे केरोसिन या नैफ्थलीन। केरोसिन, अच्छा, ताकि पानी की तरह रिएक्शन ना हो। हाँ, फिर उसका लेवल X नोट करते हैं। फिर उसमें तौला हुआ सीमेंट डालते हैं, मान लीजिए 64 ग्राम्स। सीमेंट डालने से लिक्विड का लेवल ऊपर उठेगा, Y'। थोड़ा हिलाते हैं ताकि हवा निकल जाए, तो लेवल फाइनल Y पर आ जाता है। अब जो लेवल में बढ़ोतरी हुई YX, वो सीमेंट के सॉलिड्स का वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी GS हो गई सीमेंट का वजन 64G डिवाइडेड बाय सीमेंट सॉलिड्स का वॉल्यूम Y-X, और इस पूरे को पानी की यूनिट वेट से डिवाइड कर देते हैं। ओके। आमतौर पर अच्छे सीमेंट के सॉलिड्स की GS करीब 3.15 आती है। अगर ये काफी कम आ रही है, मान लो 2.9 या 2.8, तो शक होता है कि या तो मिलावट है या सीमेंट हवा की नमी से खराब हो गया है, प्रीहाइड्रेट हो गया है। ये भी क्वालिटी चेक का एक तरीका है। और बल्क सीमेंट की डेंसिटी अलग होती होगी। हाँ, वो तो बल्क डेंसिटी है, उसमें हवा भी शामिल होती है। वो करीब 1.44 या 1.5 GCC होती है। GS सॉलिड पार्टिकल्स की है। समझ गया। अब आते हैं उस शब्द पर जो बार बार सुनने में आता है, कंसिस्टेंसी। ये क्या चीज है? कंसिस्टेंसी टेस्ट IS 4031 पार्ट 4 बहुत फंडामेंटल है। ये खुद सीधे सीधे सीमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं बताता, लेकिन ये तय करता है कि बाकी टेस्ट जैसे सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ, उनके लिए सीमेंट पेस्ट में पानी कितना मिलाना है। अच्छा, मतलब ये बाकी टेक्स्ट के लिए एक बेसलाइन सेट करता है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी असल में पेस्ट के गाढ़ेपन या उसकी फ्लोएबिलिटी का एक माप है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जिसे हम P कहते हैं, वो पानी की परसेंटेज मात्रा है। पानी का परसेंटेज सीमेंट के वजन के हिसाब से? हाँ, सीमेंट के वजन के हिसाब से पानी का वो परसेंटेज जिससे मिलाने पर एक स्टैंडर्ड साइज का प्लंजर, विकेट प्लंजर कहते हैं उसे, 10 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। वो प्लंजर एक स्टैंडर्ड मोल्ड में भरे पेस्ट में ऊपर से ठीक 33 से 35 मिलीमीटर तक धंस जाए। मोल्ड की हाइट 40 मिलीमीटर होती है। ओके, 33 से 35 मिलीमीटर पेनिट्रेशन। हाँ, या कह लें नीचे से 5 से 7 मिलीमीटर छोड़ दें। इसके लिए विकेट अपैरेटस यूज होता है।
हम अलग अलग पानी की मात्रा के साथ पेस्ट बनाकर ट्राई करते हैं जब तक हमें वो सही परसेंटेज पी नहीं मिल जाता जो ये कंडीशन पूरी करे। तो ये पी हमें ढूंढना पड़ता है, ये पहले से फिक्स नहीं होता? नहीं, ये हर सीमेंट के लिए अलग हो सकता है। ओपीसी के लिए ये आमतौर पर 25 से 35% के बीच आता है, लेकिन ये टेस्ट करना ही पड़ता है पी निकालने के लिए। ठीक है, तो पी पता चल गया, अब सेटिंग टाइम कैसे नापते हैं? ये क्यों जरूरी है? सेटिंग टाइम टेस्ट्स IS 431 पार्ट 5 ये बताते हैं कि सीमेंट पानी मिलाने के कितनी देर बाद जमना शुरू करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम IST, और कितनी देर में ठीक ठाक जम जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम FST। ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी होगा जानना। हाँ, बहुत। IST वो टाइम लिमिट है जिसके अंदर कंक्रीट को मिक्स करके, ट्रांसपोर्ट करके अपनी जगह पर प्लेस और कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वो कड़क होना शुरू हो जाता है। और FST वो टाइम है जब पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी पूरी तरह खो देता है। वो इतना हार्ड हो जाता है कि उस पर हल्का दबाव भी निशान नहीं छोड़ता। ये दिखाता है कि अब केमिकल रिएक्शन काफी आगे बढ़ चुका है। तो इनको मापते कैसे हैं? विकेट अपैरेटस से? हाँ, सेटिंग टाइम भी विकेट अपैरेटस से ही नापते हैं, लेकिन इस बार प्लंजर की जगह अलग नीडल्स यूज होती हैं। और पेस्ट बनाने के लिए पानी कितना लेना है वो लेते हैं 0.85 गुणा पी। अच्छा, 0.85 पी, जो पी हमने कंसिस्टेंसी से निकाला था। एग्जैक्टली। IST के लिए एक पतली 1 mm स्क्वायर या 1.13 mm गोल डायमीटर की नीडल यूज होती है। पानी मिलाने के बाद टाइमर स्टार्ट करते हैं। थोड़े टाइम बाद नीडल को धीरे से पेस्ट पर छोड़ते हैं। शुरू में तो वो पूरी 40 mm घुस जाएगी। IST वो टाइम होता है जब नीडल ऊपर से सिर्फ 33-35 mm तक ही जा पाती है, मतलब नीचे के 5-7 mm तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा। OPC के लिए IST कम से कम 30 मिनट होना चाहिए, इससे कम नहीं। और फाइनल सेटिंग टाइम? FST के लिए एक और नीडल यूज होती है जिसके साथ एक एन्युलर कॉलर, मतलब एक छल्ला जैसा लगा होता है। टेस्ट उसी सैंपल पर चलता रहता है। FST वो टाइम है जब नीडल की नोक तो शायद हल्का सा निशान बनाए, लेकिन कॉलर कोई निशान न बना पाए। मतलब पेस्ट अब काफी हार्ड हो गया है। हाँ, ये दिखाता है कि सिग्निफिकेंट हार्डनिंग हो गई है। OPC के लिए FST 10 घंटे यानी 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट से 600 मिनट की रेंज है OPC के लिए? हाँ, कम से कम 30 मिनट IST और ज्यादा से ज्यादा 600 मिनट FST। तो हमने कच्चे माल से शुरू करके ड्राई और वेट प्रोसेस देखी, फिर जिप्सम का रोल समझा, और आखिर में ये सारे फील्ड और लैब टेस्ट्स, फाइननेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, ये सारे आंकड़े 1300-1500 डिग्री सेल्सियस बर्निंग, 90 माइक्रोन सीव पर 10% से कम रेजिड्यू, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर जी मिनिमम सरफेस एरिया, 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी, 30 मिनट IST, 600 मिनट FST, ये सब मिलके सीमेंट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, और हर टेस्ट का अपना महत्व है। कोई बताता है रिएक्शन कितनी तेज होगी, कोई क्वालिटी या मिलावट का इंडिकेशन देता है, कोई बाकी टेस्ट का बेस बनता है, तो कोई वर्किंग टाइम लिमिट बताता है। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमें जो बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है वो भरोसे के लायक है। इन नंबरों और प्रोसेस को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। जुड़ेगा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हमने बात की कि फाइननेस कैसे हाइड्रेशन रेट और हीट को अफेक्ट करती है, तो क्या मैन्युफैक्चरर इन स्टैंडर्ड से भी आगे जाकर, जैसे बहुत ज्यादा फाइन या बहुत मोटा सीमेंट बनाकर खास कामों के लिए सीमेंट तैयार करते होंगे, जैसे बहुत ठंडी जगह के लिए जल्दी जमने वाला या डैम के लिए बहुत कम गर्मी निकालने वाला? हाँ, बिल्कुल। ये स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, उनकी फाइननेस और केमिकल कॉम्पोजिशन को जरूरत के हिसाब से बदला जाता है। ये अपने आप में एक अलग और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरूर, इस पर भी कभी बात करेंगे। थैंक यू।